Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are fine. This is Adil Mehboob. I'm your computer teacher. आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें MCQs और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मोस्टली लेंथी क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है, और MCQs भी देखेंगे। उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, तो फिर आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो नंबर 1 पे फर्स्ट MCQ है हमारे पास, डाटा एंड प्रोग्राम नॉट बीइंग यूज्ड बाय कंप्यूटर स्टोर्ड इन। डाटा और प्रोग्राम जो कि यूज़ नहीं हो रहे होते, नॉट बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर स्टोर्ड इन। देखें, दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास डाटा स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, जो रैम होती है। रैम में जो डाटा स्टोर होता है वो इस्तेमाल में होता है, वो एग्जीक्यूशन की हालत में होता है। इसी तरह से जो रजिस्टर्स में डाटा पड़ा होता है वो भी वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर MCQ में उसने पूछा है कि जो डाटा इस्तेमाल ही नहीं होता वो कहाँ पर जाके सेव होता है। तो याद रखिएगा कि जब हम अपने डाटा को सेव करते हैं तो हम डाटा कहाँ सेव करते हैं, जो हम करते हैं रैम में या रजिस्टर्स में, तो CPU खुद स्टोर कर रहा है। तो हम जो डाटा स्टोर करते हैं वो USB, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड्स वगैरह में सेव करते हैं ना। तो ये सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। सो ए ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, बी ऑप्शन है कैश, सी ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज तो वही है मेन मेमोरी, ये तो आंसर नहीं है। और डी ऑप्शन है प्रिंटर। तो प्रिंटर में डाटा ऐसा स्टोर नहीं होता, हम करते नहीं है। कैश जो है, इसके अंदर भी जो डाटा होता है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है ऑन द स्पॉट। तो द राइट आंसर इज़ सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये करेक्ट आंसर है। नंबर 2, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रन द कंप्यूटर आर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का सेट, हदायत का मजमूआ जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है। देखिए, हार्डवेयर जो इंस्ट्रक्शंस तो होती नहीं है, हार्डवेयर तो हमारे पास टेंजिबल होता है। डॉक्यूमेंट भी इसका आंसर नहीं है, CPU भी चूँकि हार्डवेयर है। सो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सॉफ्टवेयर होती हैं, और सॉफ्टवेयर की ही डेफिनेशन है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रन द कंप्यूटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नंबर 3, द प्रोग्राम दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट अ डिवाइस इज कॉल्ड। वो प्रोग्राम जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके ज़रिए से किसी डिवाइस को चलाया जाता है, यानी हार्डवेयर को चलाया जाता है। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ऑपरेटर, डिवाइस लिंकिंग या डिवाइस सिस्टम। ये मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में बताया था कि वो सॉफ्टवेयर जो कि किसी डिवाइस को चलाता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किसी डिवाइस को चलाना कैसे, ऑपरेट कैसे करना, उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। सो द राइट आंसर इज़ डिवाइस ड्राइवर। नंबर 4, CPU इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। CPU किसकी एग्जाम्पल है? क्या CPU सॉफ्टवेयर है? क्या CPU सॉफ्टवेयर है? नहीं है। क्या CPU प्रोग्राम है? प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को ही तो कहते हैं, ये भी नहीं है। क्या CPU हार्डवेयर है? बिल्कुल CPU हार्डवेयर है। एन आउटपुट यूनिट? CPU आउटपुट यूनिट तो नहीं है, तो प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, प्रोसेसिंग करता है। सो द राइट आंसर इज C, हार्डवेयर। CPU जो है वो एक हार्डवेयर का पार्ट होता है। नंबर 5 है द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर द प्रोसेसर एग्जीक्यूशन इज कंटेन्ड विद इन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो कि प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन में होता है, यानी वो इंस्ट्रक्शन जो इस टाइम प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो किसके पास होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। हमने रजिस्टर्स पढ़े थे और रजिस्टर्स के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सो द राइट आंसर इज़ प्रोग्राम काउंटर, यानी PC रजिस्टर। ठीक है जी, तो PC रजिस्टर जो है ये ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर एड्रेस होता है उस इंस्ट्रक्शन का अंडर द प्रोसेसर एग्जीक्यूशन कंटेन्ड विद इन। ठीक है। नंबर 6, अ कंप्यूटर डिराइव इट्स बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम। कंप्यूटर जो है उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा किस चीज़ से लगाया जाता है? स्पीड, मेमोरी, एक्यूरेसी या ऑल ऑफ दीज। तो कंप्यूटर की जो स्ट्रेंथ है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है ऑल ऑफ दीज, सारी चीज़ों से। स्पीड भी देखी जाती है कंप्यूटर की, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी मेमोरी भी देखी जाती है, उसकी एक्यूरेसी भी देखी जाती है। तो इस सारी चीज़ों से पता चलता है कि कंप्यूटर की स्ट्रेंथ कितनी है, कंप्यूटर की पावर कितनी है। सो द राइट आंसर इज डी, यानी ऑल ऑफ दीज। नंबर 7 पे वो कहता है कि द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, यानी ALU जो होता है, बेसिकली यहाँ पे जो उसने लिखा हुआ है ना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये असल में ALU की बात हो रही है। तो ALU जो है वो कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? नहीं, कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करता। परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, तो ये तो करता है बिल्कुल। और इसके अलावा वो पूछ रहा है कि परफॉर्म लॉजिकल कंपैरिजन सच एज इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, तो ये भी करता है, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशंस में ये वाले सारे काम आ जाते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस में ये कंपैरिजन वाले आ जाते हैं। ठीक है, सो बोथ B एंड C इज़ द राइट आंसर,
यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। नंबर 8, विच इज़ अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? सो CPU स्टोरेज डिवाइस तो नहीं है, CPU तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्लॉक भी नहीं है, बस भी नहीं है। सो फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस होती है। ओल्ड स्टोरेज मीडिया है, अब इस्तेमाल नहीं होता, पहले इस्तेमाल होता था रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के तौर पे, डाटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे आज हम USB को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कॉन्टेंट्स ऑफ 2 पीसेज ऑफ डाटा, वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि डाटा के 2 पीसेस को कंपेयर करता है? सो द राइट आंसर इज़ ALU, क्योंकि ALU जो है उसके अंदर लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहे हैं। सो लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं ये कंपैरिजन के होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा। सो द राइट आंसर इज़ A। नंबर 10, विच वन इज़ फास्टर, इनमें से कौन सी सबसे फास्ट मेमोरी है? क्या रैम सबसे फास्ट है, क्या कैश मेमोरी सबसे फास्ट है, क्या रजिस्टर या हार्ड डिस्क? तो कैश मेमोरी बहुत फास्ट होती है, लेकिन अगर हम उसे कंपेयर करें रजिस्टर से तो रजिस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं कैश मेमोरी की निस्बत। सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, यानी रजिस्टर्स। ये हो गए हमारे MCQs। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि हमने इन क्वेश्चंस को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। व्हाट इज़ CPU, डिस्क्राइब ब्रीफली। पहला क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, CPU किसे कहते हैं और इसको आपने एक्सप्लेन करना है। CPU बेसिकली कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर को, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंप्यूटर का ब्रेन है, ये वो कंप्यूटर का कंपोनेंट है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर या सिंपली प्रोसेसर भी कहते हैं। और इसके अंदर आगे से 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसका पार्ट होता है हमारे पास ALU और दूसरा होता है हमारे पास CPU। फिर आपने ALU को इसमें एक्सप्लेन करना है कि ये अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और आपने फिर इसको जो है वो एक्सप्लेन करना है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होने वाले तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। सो ALU और CPU ये दोनों CPU के पार्ट्स हैं, और इस वजह से CPU को ब्रेन कहते हैं, क्योंकि CPU के अंदर CPU है जो कि इसका ब्रेन के तौर पे काम कर रहा है, सारे कंपोनेंट्स को काम कर रहा है करने के लिए। नंबर 2, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो है वो एक्सप्लेन करना है। ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 है जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, इसके पहले पेज की जो पहली लाइन है, बल्कि पहला पैराग्राफ है, वो इसके अंदर आपने लिखना है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसमें आपने लिखना है कि 1951 में जॉन वॉन न्यूमन ने एक आइडिया दिया, और उसका आइडिया क्या था वो सारा कुछ आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में लिखना है। और वो कंप्यूटर्स जो कि इसके आइडिया पे बेस करते हैं उनको स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कहते हैं, जो आज तक चल रहे हैं। नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते होते हैं। नंबर 3 ये इसमें से कोई एक आध शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इनमें आपने डिफरेंस बताना है, PROM एंड EPROM। PROM के बारे में आपने लिखना है कि ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है और इसका डाटा इरेज नहीं किया जा सकता, ये इरेजेबल नहीं होती। EPROM जो है ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। और ये जो EPROM है PROM की निस्बत जो है ये लेटेस्ट होती है, अच्छी होती है। नंबर 2 है एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस के बारे में आपने लिखना है कि एड्रेस बस जो है एक यूनिडायरेक्शनल बस है और इसका काम है एड्रेस कैरी करना फ्रॉम CPU टू मेमोरी बस। और कंट्रोल बस में आपने ये लिखना है कि कंट्रोल बस जो है ये कमांड्स को कैरी करती है CPU से दूसरे कंपोनेंट्स तक, और ये भी बस की टाइप है। नंबर 3 पे है हमारे पास सीरियल एंड पैरेलल बस। सीरियल बस और पैरेलल बस कौन सी थी? बस बेसिकली वायर को कहते हैं, सेट ऑफ वायर्स को कहते हैं। सीरियल का मतलब है कि ऐसी वायर जिस पे 1 बिट का डाटा एट अ टाइम ट्रैवल करता है, यानी 1 बिट का डाटा एक टाइम पे जा रहा है। पैरेलल में हमारे पास कई बिट्स का डाटा एक ही टाइम पे ट्रैवल कर सकता है, ठीक है जी। नंबर 4, लिंकर एंड लोडर। लिंकर और लोडर में क्या फ़र्क है? लिंकर बेसिकली ये करता है कि हमारे प्रोग्राम को कंबाइन करता है लाइब्रेरी फाइल्स के साथ और फिर प्रोड्यूस करता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी वो फाइल जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। जबकि लोडर जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है, ये लिंकर और लोडर याद रखिएगा दोनों हिस्सा हैं हमारे कंपाइलर का, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। तो लोडर का ये काम होता है हमारे प्रोग्राम को रैम में लोड करना, मेमोरी में लोड करना, ताकि रैम उसको चला सके। नंबर 5 पे हमारे पास CU एंड ALU। ये CU और ALU के बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया, इसलिए दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का आपने फ़र्क बताना है। अब आपको याद होगा जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो कंपाइलर होता है ये एज अ होल प्रोग्राम को रीड करता है। कंपाइलर फास्ट है एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, ठीक है। और इंटरप्रेटर जो है ये हमने पढ़ा था कि ये लाइन बाय लाइन रीड करता है हमारे प्रोग्राम को, और इसमें एरर्स फाइंड करना आसान होता है, क्योंकि जिस लाइन पे ये रुका हुआ है
उसी लाइन पे कोई एरर है हमें पता चल जाता है। ये एज अ होल प्रोग्राम को रीड नहीं करता। स्लो तो है लेकिन डिबगिंग के लिए ज़रूरी है। और डिबगिंग का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स। तो जब हम डिबगिंग करते हैं वो प्रोसेस इंटरप्रेटर में आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर। नंबर 5, हाउ टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम CPU टू मेमोरी एक्सप्लेन्स इन स्टेप्स। CPU से मेमोरी तक डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है? सिंपली आपको पता है कि सबसे पहले तो CPU से कमांड जाती है मेमोरी की तरफ, और वो मेमोरी राइट की कमांड होती है क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र होना CPU से मेमोरी की तरफ। उसके बाद हमारे पास डाटा भेजा जाता है CPU से मेमोरी की तरफ, रैम की तरफ, और फिर वो उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसके लिए रजिस्टर्स भी इस्तेमाल होते हैं। ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल में भी ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नंबर 6, डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। रैम की डिफरेंट टाइप्स आपने बतानी है। तो रैम की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? तो DRAM स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि SRAM को बार बार विद अ पीरियड ऑफ टाइम रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। DRAM जो है ये स्लो है, जबकि SRAM फास्ट है। लेकिन फ़ायदा ये है DRAM का कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये लेस एक्सपेंसिव है, चीप है एज़ कम्पेयर टू SRAM, जबकि SRAM जो है ये एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू DRAM। नंबर 7 पे वो कहता है कि डिफाइन द जनरल पर्पस रजिस्टर्स को आपने डिफाइन करना है, जिसमें हमारे पास AX, BX, CX और DX आ जाते हैं। लेकिन ये लिखने से पहले आपने इनके साइजेस जो हैं वो लिखने कि AX रजिस्टर जो है ये हमारे पास 16 बिट्स का रजिस्टर होता है। इसी तरह से BX भी 16 बिट्स का है, CX भी और DX भी। ये सब के सब 16 बिट्स के हैं, यानी 16 बिट्स को हम 2 बाइट्स भी कह सकते हैं ना। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास EAX रजिस्टर होता है, EAX, EBX, ECX और EDX, ये सारे के सारे 32 बिट्स के हैं, यानी कि हमारे पास ये 4 बाइट्स बनते हैं। ठीक है, तो इनके काम क्या हैं वो भी आपको चूँकि बताए हुए हैं, तो वो भी आपने इसके अंदर लिखना है। डिस्क्राइब द बस एंड इट्स टाइप्स, ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में आ चुका है। बस किसे कहते हैं? द सेट ऑफ इलेक्ट्रिक पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड बस, और फिर आगे से इसकी टाइप्स हैं डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। और खासतौर पे जब आपने कंट्रोल बस लिखना है तो कंट्रोल बस के अंदर जो कमांड्स इस्तेमाल होती हैं वो लाजमी तौर पे आप लिखेंगे। डिफाइन द मशीन इंस्ट्रक्शंस। मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? जो हमने इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ा था उसके बारे में आपने इसमें लिखना है, और ये भी सिंपली एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही डिटेल या लेंथी क्वेश्चन नहीं है। नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन फेच इंस्ट्रक्शन एंड डिकोड इंस्ट्रक्शन। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि हमारा कंप्यूटर सबसे पहले फेच करता है CPU इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद उसको डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे सिर्फ उसने फेच और डिकोड के बारे में लिखा है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो फेच किस तरह से होता है, डिकोड किस तरह से होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन रोम एंड रैम। रैम और रोम में फ़र्क आपने लिखना है। रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सबसे बड़ा फ़र्क, रैम को हमारा CPU यूज़ करता है, रैम के ऊपर डाटा राइट भी किया जा सकता है, रीड भी किया जा सकता है। रोम इज़ अ रीड ऑनली मेमोरी, ये सिर्फ रीड हो सकती है, इसके ऊपर CPU डाटा राइट नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको MCQs और क्वेश्चंस जो हैं ये बता दिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने MCQs डिस्कस किए, उसमें मैंने आपको साथ साथ जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स थे, प्रीवियस टॉपिक्स थे और कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने रिकॉल करवा दिए। इसके अलावा क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि इनका आंसर किस तरह से आपने लिखना है, किस तरह से आपने इसको अटैम्प्ट करना है, किस तरह से आपने इसके पॉइंट्स बनाने हैं। याद रखिएगा कि बोर्ड में हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं उन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है, और ये जो पॉइंट्स हैं जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह से लिखेंगे तो फुल मार्क्स इंशाल्लाह आपके आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में पूरे मार्क्स इजीली आ जाया करते हैं, बस उसके लिए आपको मेथड आना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया आपने सेम इसी तरह से उसके अंदर लिखना है। कॉन्सेप्ट्स जो है मुकम्मल मैं आपको हर टॉपिक के अंदर अलहदा से लेक्चर्स मौजूद हैं उसमें दे चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बुक से एक दफ़ा इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।